सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी। आपको पता ही है कि मैंने एक सीरीज़ चालू किया जिसमें मैं यूजीसी नीट और जीआरसी लेक्चरर के लिए एक क्वेश्चन सीरीज़ लाई हूँ, जिसमें मैं डेली 30 क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। ये सीरीज़ जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। और ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ जाकर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए। यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी मेरे चैनल का नाम है, वहाँ पर आप जाकर मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए मेरे, तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपका कोई भी अपडेट हो तो आप तक पहुंच सके, कोई भी अपडेट आप मिस ना हो। और ये जो क्वेश्चन है उसमें केवल अमेरिकन ब्रिटिश लिटरेचर नहीं, बल्कि अमेरिकन, वर्ल्ड लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, कैरिबियन, जितने भी लिटरेचर है सारे लिटरेचर से क्वेश्चन इसमें मैं लेकर आई हूँ। और इसमें लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म और लिंग्विस्टिक्स, सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। और ये सीरीज़ डेली 30 क्वेश्चन का चलेगा। तो 1 से लेकर 60 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अब आज 61 क्वेश्चन से सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। हु क्वाइंड द टर्म लोगोसेंट्रिज्म? लोगोसेंट्रिज्म टर्म किसने क्वाइंड किया है? किसने क्वाइंड किया है? वो है जैक डेरिडा ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैक डेरिडा क्रिटिसाइज्ड वेस्टर्न फिलॉसफी। ये याद रखिएगा, क्योंकि एजर्सन रीजन में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो इसी टाइप से पूछते हैं कि लोगोसेंट्रिज्म इज टर्म क्वाइंड बाय जैक डेरिडा, और रीजन में बोल देंगे कि ये एक वेस्टर्न फिलॉसफी है जिसमें इन्होंने स्पीच, प्रेजेंस एंड फिक्स्ड मीनिंग के अपोजिट कहा है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। जैक डेरिडा क्रिटिसाइज्ड वेस्टर्न फिलॉसफी फॉर प्रिविलेजिंग स्पीच, प्रेजेंस एंड फिक्स्ड मीनिंग। इन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज्ड किया है वेस्टर्न फिलॉसफी को, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसको क्रिटिसाइज्ड किया है फॉर प्रिविलेजिंग स्पीच, प्रेजेंस एंड फिक्स्ड मीनिंग। इन्होंने कहा है कि किसी भी टेक्स्ट का जो मीनिंग होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। देखिए, जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो कहते थे कि जो किसी भी वर्क का टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो फिक्स्ड है, लेकिन ये कहते थे कि किसी भी वर्क का जो मीनिंग होता है किसी भी टेक्स्ट का वो फिक्स्ड नहीं है। ये इसके अपोजिट थे। इसीलिए इन्होंने लोगोसेंट्रिज्म टर्म क्वाइन किया है। बिलीफ दैट लैंग्वेज हैज अ स्टेबल सेंटर ऑफ मीनिंग। लैंग्वेज का क्या है? लोगोसेंट्रिज्म मतलब होता है कि लैंग्वेज जो होता है उसका एक स्टेबल सेंटर ऑफ मीनिंग है, लेकिन ये इसके खिलाफ थे, इसके अपोजिट थे। इन्होंने डिकंस्ट्रक्शन चैलेंज दिस अजम्पशन। ये एक डिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड राइटर थे, और डिकंस्ट्रक्शन क्या करता है? चैलेंज दिस अजम्पशन। इस लोगोसेंट्रिज्म जो अजम्पशन है इसको चैलेंज करता है, इसका सपोर्टर नहीं है, अब याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि इन्होंने लोगोसेंट्रिज्म को सपोर्ट किया है तो नहीं, ये इसको रिजेक्ट करते हैं। भले ही इन्होंने टर्म क्वाइन किया है, इन्होंने टर्म क्वाइन किया बताने के लिए किसी भी वर्ड का जो मीनिंग होता है वो फिक्स नहीं होता। और इनका एक बहुत फेमस कोटेशन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। देयर इज नथिंग there is nothing outside the text। आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। द ऑथर गॉड इज कंसेप्ट क्रिटिसाइज्ड बाय। द ऑथर गॉड, ये कंसेप्ट किसने दिया है? तो ये दिया है रोलैंड बार्थ ने। देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इन द डेथ ऑफ द ऑथर, इन द डेथ ऑफ ऑथर इनका एक वर्क है, इसमें रोलैंड बार्थ ने रिजेक्ट किया है क्या? द आइडिया दैट एन ऑथर्स इंटेंशन डिटरमाइन टेक्सचुअल मीनिंग। इन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया है कि जो ऑथर्स होते हैं उनका जो इंटेंशन होता है वो टेक्सचुअल मीनिंग देता है, यानी किसी टेक्स्ट का जो मीनिंग होता है वो ऑथर के इंटेंशन से होता है। इन्होंने इस चीज़ को टोटली रिजेक्ट किया है। इन्होंने कहा है कि जो किसी भी वर्क का जो टेक्स्ट होता है, जब ऑथर एक बार उस वर्क को लिख देता है तो उसमें ऑथर की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? यानी उसमें ऑथर का कोई भी हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं होता। उसके बाद उसका जो रियल मीनिंग निकालता है वो रीडर निकालता है। और याद रखिएगा, जो रोलैंड बार्थ्स है वो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से एसोसिएटेड राइटर हैं, याद रखिएगा।
इनका मानना यह है कि किसी भी वर्क जब लिखा गया है कोई भी वर्क, तो उसका जो इन मीनिंग कौन निकालता है, वो रीडर निकालता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, विच लिंग्विस्टिक लेवल स्टडीज सेंटेंस स्ट्रक्चर। कौन सा लिंग्विस्टिक लेवल है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का स्टडी करता है? मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिंटेक्स या सेमांटिक्स? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिंटेक्स। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, फोनोलॉजी क्या होता है? साउंड की स्टडी करता है, स्टडी ऑफ साउंड। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, कि किस प्रकार से होता है, कोई वर्ड किस कैसे क्रिएट किया जाता है, इसकी स्टडी कौन करता है? मॉर्फोलॉजी। सिंटेक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी स्टडी कौन करता है? सिंटेक्स। तो हम इसमें क्या पूछा है? विच लिंग्विस्टिक लेवल स्टडीज सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर कहीं भी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको दिखे, स्ट्रक्चर कहीं भी दिखे, तो उसकी स्टडी कौन करता है? सिंटेक्स। याद रखिएगा, अगर आपको कहीं भी स्ट्रक्चर दिखे तो उसकी स्ट्रक्चर में हमारा सिंटेक्स ही क्या करता है? सेंटेंस की स्ट्रक्चर का स्टडी करता है। और सेमांटिक्स, सेमांटिक्स होता है जो मीनिंग करता है, बताता है किसी टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है, वो बताता है। आई होप आपको ये सारे हेल्पफुल लगेंगे, मेरे जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लाई हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 64, Who proposed the concept of intertextuality? इंटरटेक्सुअलिटी का कंसेप्ट किसने प्रपोज किया है? यानी ये जो इंटरटेक्सुअलिटी है, ये टर्म किसने कॉइन किया है? जुलीवा क्रिस्टीवा, जैक डेरिडा, लेकेन या फिर स्टैनली फिश? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जुलीवा क्रिस्टीवा। देखिए सॉल्यूशन, जुलिया क्रिस्टेवा आर्ग्यूड दैट एवरी टेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर टेक्स्ट। इन्होंने, इनका जो मेन थ्योरी था वो क्या था? इंटरटेक्सुअलिटी। इसका मतलब क्या है? इसमें इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट कहा है क्या, कि एवरी टेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट, अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा है तो वो टेक्स्ट दूसरे वर्क को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। यानी एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट पर इन्फ्लुएंस करता है, याद रखिएगा। और ये नेट का फेवरेट कोटेशंस है, और ये जुलिया क्रिस्टेवा ने ही ये कोटेशंस कहा है, वो है नो टेक्स्ट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। यानी कोई भी टेक्स्ट आइसोलेशन में नहीं होता है, हर एक टेक्स्ट का दूसरे टेक्स्ट पे इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। नो टेक्स्ट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसको मैं स्टार बना देती हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, हिट्रोग्लोसिया। हिट्रोग्लोसिया इज एसोसिएटेड विद, ये तो न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। एक बार मैंने दिया था तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उसके बाद फिर जब मैंने दोनों बार आया था। जब मैंने दिया था एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तब भी आया था, और उसके बाद जब दोबारा इसका री एग्ज़ाम हुआ तब भी ये क्वेश्चन आया था। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि ऑथर दे देंगे इस साइड, एक साइड पूरा लिटरेरी टर्म दे देंगे जितने भी है, और उसमें पूछा जाएगा कि कौन से ऑथर ने कौन सा टर्म कॉइन किया है। तो आपको याद रखना है जो हिट्रोग्लोसिया है ये किस राइटर से एसोसिएटेड है, वो है मिकेल भक्तिन। मिकेल भक्तिन। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मिकेल भक्तिन बिलीव्ड नॉवेल्स कंटेन्स मल्टीपल वॉइस एंड पर्सपेक्टिव्स। हिट्रोग्लोसिया मतलब मल्टीपल वॉइस, यानी कई सारे जो वॉइसेस होते हैं ना, जैसे नरेटर्स होते हैं, तो किसी नोवेल में एक नरेटर नहीं है बल्कि मल्टीपल नरेटर्स होते हैं, तो उस टाइप से। मिकेल भक्तिन बिलीव्ड नोवेल्स कंटेन्स मल्टीपल, कोई भी नोवेल है, इनका बिलीव है कि कोई भी नोवेल है उसमें मल्टीपल वॉइस एंड पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं? शामिल होते हैं। हिट्रोग्लोसिया टर्म किसने कॉइन किया है? मिकेल भक्तिन ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, हु रोट दी पॉलिटिकल अनकॉन्शियसनेस, हु रोट दी पॉलिटिकल अनकॉन्शियस। पॉलिटिकल अनकॉन्शियस किसने लिखा है? ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? जेमसन, सईद, होमी के भाभा या हैरोल्ड ब्लूम? तो इसके ऑप्शन ए है जेमसन। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। इनका जो फुल नेम है वो है फ्रेडरिक जेमसन। इन्होंने एक वर्क लिखा है द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस। सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रेडरिक जेमसन कंबाइंस मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो फ्रेडरिक जेमसन है
वो मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म को क्या कर रहे हैं, कंबाइंस कर रहे हैं। यानी जो मार्क्सिज्म हमारा लिटरेरी एज है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, उन दोनों को ये क्या करते हैं, कंबाइंस करते हैं। याद रखिएगा। इनका फेमस स्टेटमेंट है ऑलवेज हिस्टोरिसाइज, ऑलवेज हिस्टोरिसाइज। एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है। हाँ, मैं आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने पूरा मेरा सीरीज़ देख लिया तो इसके बाहर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको इतना तो क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक पासिंग मार्क मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, विच क्रिटिक इज एसोसिएटेड विद आर्चिटाइपल क्रिटिसिज्म। कौन से राइटर है जो आर्चिटाइपल क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है? नॉर्दन फ्राई, एफ.आर. लीविस, आई.ए. रिचर्ड्स या फिर विलियम एम्सन। तो आपको पता ही है विलियम एम्सन ने 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी टर्म कॉइन किया है। इनका फुल नेम है एम्सन का विलियम एम्सन, और इन्होंने ये न्यू क्रिटिक्स से इन्होंने 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी कहा है। और आई.ए. रिचर्ड्स इन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में कहा है। तो एफ.आर. लीविस इन्होंने स्क्रूनिटी टर्म कॉइन किया था। तो नॉर्दन फ्राई ये हमारे आर्चिटाइपल क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नॉर्थरॉप फ्राई emphasized recurring myths, symbol and archetypes in literature। ये लिटरेचर में क्या करते हैं, myths, symbols and archetypes लिटरेचर में लाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, हु डेवलप्ड रिसेप्शन थ्योरी। रिसेप्शन थ्योरी किसने डेवलप्ड किया है? जॉस ने, स्टैनली फिश ने, आई.एस. रिचर्ड्स ने या फिर ईगल्टन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हैंस रॉबर्ट जॉस ने, जिसको H.R. जॉस भी बोलते हैं। हैंस रॉबर्ट जॉस ने इस टर्म को कॉइन किया गया है। कौन सा? रिसेप्शन थ्योरी। हैंस रॉबर्ट जॉस आर्ग्यूड दैट रीडर्स हिस्टोरिकल हॉरिजन्स इफेक्ट इंटरप्रिटेशन। हैंस रॉबर्ट जॉस आर्ग्यूड करते हैं कि रीडर का जो हिस्टोरिकल हॉरिजन्स है वो क्या इफेक्ट करता है, इंटरप्रिटेशन को इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 69, एक क्रीचर फेमिनिज्म, एक क्रीचर फेमिनाइन एसोसिएटेड विद। देखिए ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से हमारा टर्म है, और ये किससे एसोसिएटेड है, यानी किसने इस टर्म को कॉइन किया है? हेलेन सियोक्स, गैथरी स्पिवक, बटलर या फिर वुल्फ। तो वर्जीनिया वुल्फ या फिर बटलर। तो करेक्ट ऑप्शन है एक क्रीचर फेमिनाइन है, हेलेन सियोक्स ने इस टर्म को कॉइन किया है और ये एक फेमिनिस्ट राइटर है। हेलेन सियोक्स इनकरेज्ड वुमेन टू क्रिएट डिस्टिंक्टली फेमिनाइन मोड ऑफ राइटिंग। ये क्या करती हैं, वुमेन को इनकरेज करती है, किस लिए? टू क्रिएट अ डिस्टिंक्टली फेमिनाइन मोड ऑफ राइटिंग के लिए। याद रखिएगा, ये जो टर्म है एक क्रीचर फेमिनाइन एग्जाम में पूछा गया है, और ये टर्म किसने कॉइन किया? हेलेन सियोक्स ने, और ये एक फेमिनिस्ट क्रिटिक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, हु रोट डिसिप्लिन एंड पनिश। डिसिप्लिन एंड पनिश किसने टर्म कॉइन किया है? जैक डेरिडा ने, एडवर्ड सेड ने, लुईस अल्थुजर ने या फिर मिकेल फौकॉल्ट ने। तो मिकेल फौकॉल्ट जो है वो उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है। इन्होंने मिकेल फौकॉल्ट क्या कहते हैं? एग्जामिन्ड पावर सर्विलेंस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या करते हैं? पावर सर्विलेंस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में एग्जामिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ राइटर है और उनके टेक्स्ट हैं। तो जैक डेरिडा, देखें जैक डेरिडा, अभी मैंने आपको बताया है इनका टर्म है डिफरेंस। अभी मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। फौकॉल्ट, जो फौकॉल्ट है इनका टर्म है पावर एंड नॉलेज। मिकेल भक्तिन का है हिट्रोग्लोसिया, और जुलीवा क्रिस्टीवा का है इंटरटेक्चुअलिटी। यानी पहले का सी ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन है पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का ए।
इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल कंसेप्ट किसने दिया है? तो 4 ऑप्शन है, बोर्डियू, ग्रैम्सी, अल्थुसर या ईगल्टन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 72 का, पीरे बोर्डियू। इन्होंने ये कौन सा टर्म दिया है? कल्चरल कैपिटल। ये किस चीज़ पे आर्ग्यू करते हैं? आर्ग्यू दैट एजुकेशन एंड कल्चर फंक्शन एज फॉर्म ऑफ सोशल पावर। ये आर्ग्यू करते हैं कि जो एजुकेशन और कल्चर फंक्शन है वो सोशल पावर को क्या करता है? रूप देता है, सोशल पावर को क्रिएट करता है। कौन क्या देता है? एजुकेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 73, विच वर्क इज कंसिडर्ड द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ इको क्रिटिसिज्म। इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो इको क्रिटिसिज्म टेक्स्ट का फाउंडेशनल है? साइलेंट स्प्रिंग, वेल्डेन, द कंट्री एंड द सिटी, या फिर इकोलॉजी विदाउट नेचर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो साइलेंट स्प्रिंग है वो फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ इको क्रिटिसिज्म है। इको क्रिटिसिज्म जो लिटरेरी वो है पीरियड है जिसमें नेचर के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो उसका फाउंडेशनल टेक्स्ट क्या है? साइलेंट स्प्रिंग, याद रखिएगा। साइलेंट स्प्रिंग स्पार्क्ड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड इन्फ्लुएंस इको क्रिटिकल स्टडीज़। जो साइलेंट स्प्रिंग है वो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और इन्फ्लुएंस्ड इको क्रिटिकल स्टडीज़ के बारे में क्या करता है? अध्ययन करता है, यानी इन्वायरमेंट के बारे में, इको क्रिटिकल स्टडीज़ के बारे में ये पूरा क्या करता है? जागरूक करता है, ये जो वर्क है। क्वेश्चन नंबर 74, पैनोप्टिज्म। पैनोप्टिज्म इज एसोसिएटेड विद, किसने इस टर्म को दिया है? जैक डेरिडा ने, मिकेल फोकोल ने, या फिर रोलैंड बार्थ ने, या फिर लेकेन ने। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फोकोल ने। डिराइव्ड फ्रॉम बेंथम्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 74 का है, पैनोप्टिज्म एसोसिएटेड है फूको के। जो मिकेल फूको है उनका जो टर्म है वो डिराइव्ड फ्रॉम बेंथम्स। जो एक राइटर है बेंथम, जोनाथन बेंथम्स, उनके टर्म से ये लिया गया है। देखिए पैनोप्टिज्म, पैनोप्टिकॉन प्राइजन मॉडल। ये जो पैनोप्टिज्म है ये टर्म किससे लिया गया है? डिराइव्ड फ्रॉम बेंथम्स पैनोप्टिकॉन प्राइजन मॉडल। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे लिया गया है? बेंथम्स पैनोप्टिकॉन प्राइजन मॉडल से लिया गया। इन्होंने एक मॉडल दिया था, प्राइजन मॉडल, उससे ये टर्म लिया गया है। कौन सा? पैनोप्टिज्म। और इस टर्म को किसने कॉइन किया है? फोकोल्ट ने। और ये टर्म किससे डिराइव्ड किया गया, लिया गया है? तो बेंथम के पैनोप्टिकॉन प्राइजन मॉडल से ये टर्म लिया गया है। रिप्रेजेंट्स मॉडर्न सिस्टम ऑफ सर्विलियंस। ये क्या शो करता है? मॉडल सिस्टम, जो मॉडर्न सिस्टम है सर्विलियंस यानी पनिशमेंट का, उसके बारे में ये बताता है। इसका मेन मीनिंग क्या है कि देखिए इंसान के अंदर एक डर होता है। जैसे अगर कोई कैदी है, उसको जेल में हम बंद है, तो अगर हम जेल को खुला भी छोड़ दें तब भी वो नहीं भागा, क्योंकि उसके अंदर एक डर है कि हमें कोई ना कोई देख रहा है। तो ये जो डर है ये क्या है? पैनोप्टिकॉन प्राइजन मॉडल पे बेस है। इन्होंने इस टर्म को दिया था और इसको रीयूज़ किया है मिकेल फोकोल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 75, द टर्म हाइब्रिडिटी बिलोंग टू। हाइब्रिडिटी के आथर कौन है? ये टर्म मैंने आपको बताया था, थर्ड स्पेस, मिमिक्री, हाइब्रिडिटी, और ये सारे जो टर्म है ये होमी के भाभा, एक पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स है, उन्होंने ये टर्म दिए हैं। होमी के भाभा यूजेस हाइब्रिडिटी टू एक्सप्लेन मिक्स्ड कल्चर आइडेंटिटीज अंडर कॉलोनियलिज्म। जो होमी के भाभा है वो हाइब्रिडिटी का यूज़ करते हैं किसके लिए? टू एक्सप्लेन मिक्स्ड कल्चर। जो मिक्स्ड कल्चर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन मिक्स्ड कल्चर।
देखिए, जो हाइब्रिडिटी है इसका मतलब है पहले हम किसी एक तो हम हमारा खुद का कल्चर है, फिर हम दूसरे कल्चर का क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, यानी दूसरे कल्चर को मिमिक्री करते हैं। उसके बाद जब दोनों आपस में मिल जाती है, यानी एक एक हमारा कल्चर है और एक है दूसरे का कल्चर जिसे हमने अडॉप्ट किया है, तो वो बन जाता है हाइब्रिडिटी, यानी मिक्स्ड कल्चर बन जाता है। ना तो हम प्योर ईस्टर्न ही रह जाते हैं, ना तो प्योर वेस्टर्न ही रह जाते हैं। इस टाइप का ये है हाइब्रिडिटी। क्वेश्चन नंबर 76 असर्शन रीजन है। assertion structuralism seeks underlying system of meaning reason it was influenced by Saussurian linguistics। देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म है वो अंडरलाइंग सिस्टम ऑफ मीनिंग का बताता है, और ये इन्फ्लुएंस है किससे, सॉसेरियन लिंग्विस्टिक्स से। तो दोनों सही है, बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स असर्शन, यानी रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। क्वेश्चन नंबर 77 असर्शन रीजन ही है। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म फोकस ऑन रीडर। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म जो होते हैं वो रीडर पर फोकस करते हैं, ये इसका करेक्ट है। मीनिंग एग्जिस्ट ओनली इन ऑथोरियल रिटेंशन, ये गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरिस्ट है वो क्या कहते हैं कि जो मीनिंग एग्जिस्ट करता है वो रीडर के इंटेंशन से करता है, ना कि आथर से। तो ये गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78 हु रोट ओरिएंटलिज्म, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको लिखा था एडवर्ड सईद ने। चलिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा फिर से। हु रोट ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सईद ने इस टर्म को लिखा, इस वर्ड को, और कब लिखा है, 1978 में, 1978 में इस वर्क को लिखा गया है। एडवर्ड सईद आर्ग्यूड दैट द वेस्ट क्रिएटेड स्टीरियोटाइपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ईस्ट। ये आर्ग्यू करते हैं कि जो वेस्ट लोग हैं, जो वेस्टर्न पीपल्स हैं, वो ईस्टर्न के पीपल के बारे में उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन कर दिया कि हाँ ये लोग इरेशनल है, इलिटरेट है, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 79 विच स्कॉलर क्वाइंड इमेजिन कम्युनिटीज़। कौन सी स्कॉलर है इसमें से जिन्होंने इमेजिन कम्युनिटीज़ टर्म क्वाइंड किया है? तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है करेक्ट ऑप्शन एंडरसन। इन्होंने इमेजिन कम्युनिटीज टर्म क्वाइंड किया गया है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इनका फुल नेम है बेनेडिक्ट एंडरसन। बेनेडिक्ट एंडरसन एक्सप्लेन्ड नेशंस एज सोशली कंस्ट्रक्टेड कम्युनिटीज़। जो नेशंस है वो क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड कम्युनिटीज़ है, यानी सामाजिक रूप से कंस्ट्रक्टेड क्या है, कम्युनिटीज़ है, समुदाय है। तो इमेजिन कम्युनिटीज़ किसने किया, टर्म क्वाइंड किया है, बेनेडिक्ट एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 80 विच क्रिटिक रोट द एम्पायर राइट ब्लैक्स। द एम्पायर राइट्स बैक, ये किसने टर्म क्वाइन किया है, इस वर्क को किसने लिखा है, द एम्पायर राइट्स बैक। ये लिखा है ऑप्शन ए एशक्रॉफ्ट, ग्रिफिथ्स एंड टिफिन्स। कौन कौन से राइटर इसमें कोलैबोरेटेड है, एशक्रॉफ्ट, ग्रिफिथ्स एंड टिफिन। देखिए द एम्पायर राइट्स बैक इज अ लैंडमार्क टेक्स्ट इन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। ये पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं, इन्होंने ये वर्क लिखा है। जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स हैं एशक्रॉफ्ट, ग्रिफिथ्स एंड टिफिन, उन्होंने इस वर्क को लिखा है द एम्पायर राइट्स बैक। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। यानी ये सारी एज का लिटरेरी टर्म है, जो न्यू क्रिटिसिज्म से लेकर पोस्ट कॉलोनियल तक जितने भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म है सारे इसमें वर्क, लिटरेरी थ्योरी है, इसमें सारे वर्क हैं। आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इस सारे क्वेश्चन आते ही हैं। इसी से क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आएंगे। क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार आपको रिवीजन टेबल करा रही हूँ ताकि आप भूलें ना। डिफरेंस डेरिडा ने टर्म क्वाइन किया है, इसके साथ लोगोसेंट्रिसिज्म ऑफ फोरिया, ये भी टर्म इन्होंने ही क्वाइन किया है। इंटरटेक्सुअलिटी मैंने बताया जूलिया क्रिस्टेवा। हिट्रोग्लोसिया मिकेल भक्तिन। कल्चरल कैपिटल बोर्डियू ने। हाइब्रिडिटी होमी के भाभा ने। ओरिएंटलिज्म सईद ने। पैनोप्टिज्म
फोको ने, मिकेल फोको ने, रिसेप्शन थ्योरी जॉस ने, HR जॉस ने किया है। रीडर रिस्पॉन्स स्टैनली फिश ने, आर्चीटाइप फ्राई, नॉर्थन फ्राई ने, नॉर्थरॉप फ्राई ने आर्चीटाइप्स टर्म कॉइन किया है। हिजमनी ग्रामसी ने, ISA यानी आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, ये लूज अल्थुसर ने। क्वेश्चन नंबर 81, Who wrote The Proper Study of Mankind is Man? किसने ये लिखा है The Proper Study of Mankind is Man, यानी Proper Study of Mankind is Man? कौन है ये? अलेक्जेंडर पॉप। ये किस वर्क के राइटर है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। द लाइन अपीयर्स इन एसे ऑन मैन, इनका एक क्रिटिकल वर्क है एसे ऑन मैन। उसमें इन्होंने इस टर्म को, इस कोटेशन को कहा है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। क्वेश्चन नंबर 82, अरेंज क्रोनोलॉजिकली, ये शायद फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्रोनोलॉजिकली में व्यूवुल्फ पहले आएगा, एंग्लो सेक्सन, उसके बाद आएगा कैंटरबरी टेल्स, सॉरी देखिए पहले हमारा व्यूवुल्फ आएगा, फिर ये आएगा पियर्स प्लोमैन, क्योंकि ये 1382 में आया था, 1382 में आया था। और ये जो कैंटरबरी टेल्स है ये 1386 के करीब में आया था। और द फेरी क्वीन ये 1597 में आया था, शायद 1596 में आया था। तो ऑप्शन ये ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकल है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। व्यूवुल्फ ओल्ड इंग्लिश है, पियर्स प्लोमैन 14th सेंचुरी है, ये शायद 1382 में आया था, 1382 में आया था। और ये कैंटरबरी टेल्स 1386 में आया था, और फेरी क्वीन 1590 में आया था। देखिए फेरी क्वीन टोटल 6 बुक है। इसका जो पहला एडिशन है, यानी जिसमें बुक नंबर 1st, 2nd, 3rd, ये 3 बुक 1590 में पब्लिश हुए थे। उसके बाद फेरी क्वीन का बुक 4, 5th, 6th ये 1596 में पब्लिश हुए थे। पहला 3 बुक 1590 में पब्लिश हुए थे, और जो बाद में 3, 4, 5, 6 जो बुक थे वो 1596 में पब्लिश हुए थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोट्री? फादर ऑफ इंग्लिश पोट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश पोट्री किसे कहा जाता है? तो जॉफ्री चौसर है, और ये एज ऑफ चौसर से बिलोंग करते हैं, मिडल इंग्लिश से बिलोंग करते हैं। जॉफ्री चौसर अर्न्ड दिस टाइटल बिकॉज ऑफ हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन टू मिडल इंग्लिश लिटरेचर। इन्होंने ये जो टाइटल अर्न किया, ये किस लिए? इनका इमेंस कंट्रीब्यूशन टू मिडल इंग्लिश लिटरेचर, इन्होंने मिडल इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारा योगदान दिया है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, विच वर्क इज कॉल्ड द एपिक ऑफ इंग्लिश नेशन? एपिक ऑफ द इंग्लिश नेशन, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एपिक ऑफ इंग्लिश नेशन में फेरी क्वीन से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका करेक्ट और सॉल्यूशन है व्यूवुल्फ। अगर व्यूवुल्फ नहीं रहेगा तो आप फेरी क्वीन लगा सकते हैं, लेकिन व्यूवुल्फ इसका करेक्ट आंसर है। विच वर्क इज कॉल्ड द एपिक ऑफ द इंग्लिश नेशन, तो ये है व्यूवुल्फ। ये एंग्लो सेक्सन वर्क एज का वर्क है। व्यूवुल्फ इज रिगार्डेड एज द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड। व्यूवुल्फ क्या है? नेशनल एपिक पोएम ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 85, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1948? तो ये T.S. एलियट ने वॉन किया था। मैं आप एक वीडियो लाऊंगी, उसमें मैं जितना भी अभी तक जितने भी राइटर्स को ये मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है अरेंज करने के लिए, वो मैं आपको कराऊंगी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताइए, मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगी। यानी जितने भी राइटर है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, जिनको मेंस बुकर प्राइज़ मिला है या फिर पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है, वो सारे ऑथर्स को मैं आपको क्रोनोलॉजिकली पूरा कराऊंगी। यानी जब से स्टार्ट हुआ है अवार्ड तब से लेकर अब तक जिसको जिसको मिला है, पूरा एक रिवीजन के थ्रू मैं आपको पूरा करा दूंगी। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरे ऑथर के अवार्ड जितने पाए हैं, सारे अवार्ड, चाहे वो साहित्य अकेडमी अवार्ड हो, नोबेल प्राइज़ हो, पुलित्ज़र प्राइज़ हो या फिर बुकर प्राइज़ हो, सारे मैं आपको करा दूंगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 86,
मैच द ऑथर्स एंड नोबेल प्राइज। देखिए अभी ऑथर और नोबेल प्राइज आया, अभी मैंने आपको बताया ना ऐसे एग्जाम में आता है या फिर क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आ जाता है। तो W.B. ईट्स इनको मिला था 1923 में मिला था। G.V. शॉ इनको मिला था 1925 में मिला था नोबेल प्राइज़। T.S. एलियट अभी मैंने आपको बताया इनको मिला था 1948 में। और चर्चिल इनको मिला है 1953 में। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपको बना दूंगी, पूरा वीडियो आपके लिए बना दूंगी। उसमें मैं पूरा नोबेल प्राइज़ स्टार्ट कब हुआ और अभी तक कितने लोगों को मिल चुका है सबका क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में अरेंज करके बना दूंगी। और साथ ही साथ साहित्य अकादमी अवार्ड जो भी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 87, हु रोट द वे ऑफ द वर्ल्ड। वे ऑफ द वर्ल्ड किसने लिखा है? तो विलियम कॉन्ग्रीव ने इस वर्क को लिखा है। विलियम कॉन्ग्रीव रोट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्टोरेशन कॉमेडीज। ये क्या है? रिस्टोरेशन एज के राइटर है। ये रिस्टोरेशन एज का बहुत ही ग्रेटेस्ट कॉमेडी है द वे ऑफ द वर्ल्ड। Question number 88, what oft was thought but near so well expressed? Who wrote it? इसे किसने लिखा है? What oft was thought but near so well expressed, ये लिखा है अलेक्जेंडर पॉप ने। और कौन से वर्क में? एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। इन्होंने एक वर्क लिखा है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, उसमें इन्होंने ये कोटेशन कहा है what oft was thought but near so well expressed। Question number 89, which बुकर प्राइज विनिंग नोबेल वाज रिटन बाय अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने ऐसा कौन सा वर्क लिखा था जिसके लिए उन्हें बुकर प्राइज विनिंग थी, यानी उनको बुकर प्राइज मिला था। और ये पहली ऐसी इंडियन थी जिनको, एक फीमेल थी, पहली इंडियन फीमेल थी जिनको बुकर प्राइज मिला था, ये भी याद रखिएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और ये वर्क पब्लिश हुआ था 1997 में। और जिस ईयर ये वर्क पब्लिश हुआ था उसी ईयर इनको ये अवार्ड भी मिला था। और ये बुकर प्राइज़, मैथ्स बुकर प्राइज़ पाने वाली भारत की पहली महिला है, पहली वुमन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वॉन द बुकर प्राइज इन 1997। क्वेश्चन नंबर 90, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। रोमांटिसिज्म एम्फसाइज्ड इमेजिनेशन। रोमांटिसिज्म क्या करता है? इमेजिनेशन को बढ़ावा देता है। रोमांटिक पोएट्स रिजेक्टेड इमोशन। जो रोमांटिक पोएट है वो इमोशन को रिजेक्ट कर देते हैं। देखिए एक साइड तो कह रहा है कि जो रोमांटिसिज्म है वो इमेजिनेशन को बढ़ावा देता है, और एक साइड कह रहा है कि रोमांटिक पोएट इमोशन को रिजेक्ट करते हैं। तो ये टोटली गलत है, पहला वाला सही है, क्योंकि ये इमेजिनेशन और इमोशन दोनों को एम्फसाइज्ड करते हैं। तो ऑप्शन सी यानी अजर्सन ट्रू है और रीज़न हमारा फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 91 से मैं आपको कराऊंगी। ये लिटरेरी टर्म से क्वेश्चन है। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में सफलता मिले। सो लेट्स एंड द सेशन। थैंक यू।